तो ये जो हमारा टॉपिक है हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं तो मैंने सोचा कि इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो 2011 से लेकर 19 तक के सभी पेपर मैंने देखे और टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस टॉपिक से CDP वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चंस को हम लोग 2 वीडियोस में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, आगे सेकंड जो बाकी 10 क्वेश्चन होंगे हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो मैं हूं अनुपम राज और ये हमारा चैनल टीचरीफाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेपर देने से पहले भाई पूरी वीडियो देख जरूर लेना। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। मतलब ऐसी बुद्धि किस व्यक्ति में है जो पशु पक्षी पेड़ पौधों को पहचानता है और वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति वो होता है जो तर्क अच्छा कर लेता है, किसी चीज के बारे में तर्क अच्छा देखते, लंबे लंबे तर्क सॉल्व कर लेता है, या फिर गणितीय बुद्धि उसमें बहुत ज्यादा है, साइंटिस्ट बन सकता है ना, गणितज्ञ हो सकता है। तो वो इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं हो सकता, सीधी सी बात हम समझ रहे हैं। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि वाला व्यक्ति कौन सा होता है जिसको प्रकृति का ज्ञान बहुत अच्छा है। अरे भाई पशु पक्षी खनिज पेड़ पौधे किस में आते हैं, प्रकृति में ही तो आते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी समझ लेते हैं, भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि मतलब भाषा से रिलेटेड, तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, मतलब अब जो भी किसी से बात कहता है वो बहुत ही सलीके से कहता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कवि आ सकते हैं इसमें और लेखक आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए अभी से आप लोग, कवि और लेखक आएंगे इसमें। स्थानिक बुद्धि क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशियल। ठीक है, SPATIAL। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का मानसिक चित्रण बहुत अच्छा कर लेता है, किसी सीनरी का, किसी स्थान का, या फिर किसी बिल्डिंग का, या फिर किसी मूर्ति का, किसी व्यक्ति का, है ना, मानसिक चित्रण अपने माइंड में कर लेता है। ठीक है, तो वो लोग इसमें आते हैं। इसमें आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लोग कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी, ऐसा करके। तो यहाँ पे स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही था इसमें, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, सब चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है। थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग कि, है ना, थोड़ा समझने की बात यह है कि 8 प्रकार की बुद्धियां उन्होंने दी। तो पहले उन्होंने 7 दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने पहले 7 बुद्धि दी थी। भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। क्योंकि उनकी रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है, तो ये जो 8वां है प्राकृतिक बुद्धि इन्होंने बाद में दिया था। ठीक है, तो टोटल अभी 8 हो गए हैं। और ये जो पेपर है देखिए, ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2012 में आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, कहने का मतलब क्वेश्चन में यह है कि जो शिक्षिका है वो अपने बच्चों की जो शिक्षण शैली है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं उसी को शिक्षण शैली बोला जाता है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण यानी विभिन्न कार्य करती है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो किससे प्रभावित हो सकती है, पहला ऑप्शन देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास। तो भाई कोहलबर्ग तो नैतिक विकास की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे नैतिकता की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तो गार्डनर ने क्या कहा कि भाई बुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। तो जब बुद्धि 8 प्रकार की होती हैं तो हो सकता है कि पहले व्यक्ति में पहले प्रकार की बुद्धि हो, दूसरे में किसी अलग प्रकार की बुद्धि हो, तीसरे में किसी अलग प्रकार की बुद्धि हो। तो सभी के लिए अलग अलग प्रकार का हमें मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो सभी व्यक्ति एक ही प्रकार से एक ही विधि से सीख जाएंगे क्या, नहीं सीखेंगे। कोई व्यक्ति केवल उसके लिए व्याख्या कर दो समझ में आ जाता है उसको, किसी व्यक्ति को जब तक आप चित्र से नहीं समझाओगे नहीं समझ में आएगा, किसी व्यक्ति को जब तक आप कहानी से नहीं समझाओगे, कविता के रूप में नहीं पढ़ा के समझाओगे नहीं समझ में आएगा उसको, है ना। 3D मॉडल नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ है। तो अलग अलग टेक्निक यानी विभिन्न हमें विविधतापूर्ण कार्य करने पड़ेंगे। तो वह यही तो वो कर रही शिक्षिका, तो इसका मतलब वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है या प्रेरित है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी ये भी गलत है, लेकिन इसको वाइगोत्स्की से समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो समाज को देखकर, समाज का अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है ना। तो थोड़ा सा समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ब्याजों को हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। ये भी हमारा जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है? मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जो है अंतिम रूप में क्या बन सकता है? वो शल्य चिकित्सक बनेगा, कवि बनेगा, वाचक बनेगा या राजनीतिक नेता बनेगा? तो देखिए यहाँ पे शल्य चिकित्सक क्या होता है? शल्य चिकित्सक जो प्लास्टिक सर्जरी करता है, वो उसका क्या कमाल है भाई? वो उसके हाथों का कमाल है यहाँ पे, है ना। अपने अंगों का प्रयोग बहुत अच्छा कर पा रहा है। अगर खुद सोचिए, आप किसी व्यक्ति के हाथ हमेशा कंटिन्यू हिलते रहते हो, हाथ हिलते रहते होंगे, क्या वो प्लास्टिक सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है अपने हाथों का, अपने अंगों का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए वो शल्य चिकित्सक बन सकता है। ठीक है। कवि की बात करेंगे तो कवि किस में आता है? भाषिक में आता है। वाचक को कौन सा होता है? जो किसी चीज की व्याख्या बहुत अच्छी कर लेता हो, तो ये भी कह सकते हो एक प्रकार से वाचक में ही आ जाएगा। राजनीतिक नेता की अगर बात करें तो राजनीतिक नेता काफी उसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो अच्छा वक्ता भी होता है, तो एक प्रकार से उसमें भाषिक बुद्धि भी होती है और दूसरों को अच्छे से समझता है कि किसी व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए कार्य करता है, उसको पहचानता है ना। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक भी होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे तो हमारा शारीरिक गतिक बुद्धि है, तो हमारा शल्य चिकित्सक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो निहितार्थ का मतलब ये होता है कि वो चीजें उसके अंदर होंगी ही होंगी। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो, ठीक, लेकिन सिवाय, यहाँ पे सिवाय की पूछ गई है, मतलब जो चीज इसमें नहीं इंक्लूड करी गई है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही तो दिक्कत है क्वेश्चन में कि भाई क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। भाई जब सीखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं तो उसके आकलन के भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। यहाँ पे मैं कथन सही बोल रहा हूँ, ऑप्शन आंसर सही होने की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ये कथन सही है। ठीक है, मतलब ये निहितार्थ में आ जाएगा। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। तो क्या इन्होंने अपनी 8 प्रकार की बुद्धियों में ये कहा है कि संवेगात्मक बुद्धि होती है? नहीं। तो ये चीज भी सही है उन्होंने कहा। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि जो होता है बुद्धिलब्धि के संबंधित नहीं है, उनका कहने का मतलब यही था। थर्ड ऑप्शन देखिए, बुद्धि प्रक्रमण, जो बुद्धि है प्रक्रमण संक्रियाओं मतलब प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति समस्या समाधान के लिए जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का प्रयोग करता है, प्रक्रमण संक्रियाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसा कुछ समुच्चय है। तो यही चीज इन्होंने उसमें गलत थी, है ना। समस्या समाधान के लिए यहाँ पे जो बात हो रही है सामान्य बुद्धि की हो रही है। इनके कहने का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति है इन 8 बुद्धियों का ही यूज करेगा, भले ही सम्मिलित करके सभी 8 का एक साथ यूज करे, वो चीज ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे जो विशिष्ट समुच्चय बोल दिया है वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसका व्यक्ति उपयोग करेगा, इन्हीं 8 का प्रयोग करेगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, सेंटेंस हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सिवाय में यहीं पे हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वही चीज है भाई, बहुबुद्धि 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, तो एक ही विषय को 8 प्रकार से पढ़ाया भी जा सकता है, उसको 8 प्रकार से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निहितार्थ है, बी वाला निहितार्थ है, डी वाला निहितार्थ है, बस जो सी ऑप्शन है ये हमारा निहितार्थ नहीं है। ठीक है, तो प्यार से समझेंगे समझ में आएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई थी बाद में। तो आलोचना किस टॉपिक को लेकर करी गई थी ये चीज समझने लायक है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तो ये चीज उनके सिद्धांत में बिल्कुल कही गई थी कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, किसी चीज के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, उसको पसंद है नहीं पसंद है, जैसे म्यूजिक है उसको पसंद है नहीं पसंद है, प्रकृति को उसको प्यार है नहीं है, ऐसी चीजें, तो ये चीज तो खोजने में हेल्प करती है। ये चीज तो बिल्कुल सही है इनके सिद्धांत में। ठीक है, तो इस पर आलोचना नहीं करी गई थी इनकी। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, तो इस चीज पर इन्होंने आलोचना नहीं करी क्योंकि इन्होंने गलत बोला ही नहीं, तो आलोचना क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने सभी को बराबर महत्व दिया, सभी पर बराबर बल दिया, ना कि किसी चीज को एक बहुत अच्छा बोला और किसी को बहुत कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 8 को बराबर महत्व दिया।
तो इस पर भी कोई आलोचना इनकी नहीं हुई, यहाँ पे भी आलोचना नहीं होती है। अनुभव साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। अनुभव साक्ष्य मतलब इंपीरिकल डेटा या इंपीरिकल एविडेंस बोलते हैं, अनुभवात्मक कह सकते हो, है ना। अनुभवात्मक साक्ष्यों की बात करी गई, तो इसको लेकर आलोचना तो करी गई थी। इस शब्द को लेकर अनुभवात्मक साक्ष्यों की कमी है, इस चीज की आलोचना करी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि समर्थन नहीं दे सकता। इन्होंने एग्जैक्टली कह दिया कि देगा ही नहीं, तो यहाँ पे देगा या नहीं देगा इसकी बात नहीं करी गई थी। इन्होंने कहा कि इस चीज की कमी है, ठीक, तो यहाँ पे भी ये चीज गलत मानी जाएगी, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, समर्थन देगा ही नहीं। अगर कम को बोला होता तो ठीक था। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं। प्रतिभाएं मतलब स्किल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक है ना, संगीत से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, रनिंग से संबंधित है, मतलब शारीरिक गति से संबंधित है ना। तो ये कोई नई बुद्धि के प्रकार नहीं है ना। जिसने आलोचना करी उन्होंने कहा कि ये कोई बुद्धि के प्रकार नहीं है, ये केवल स्किल्स हैं जो पूरी तरह से बुद्धि के अंदर ही विद्यमान है। तो इस चीज को लेकर आलोचना इनकी करी गई थी। यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन और आएगा सी वाला, अनुभवात्मक साक्ष्यों पर भी इनकी आलोचना करी गई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ी है ना, सेंटेंस को गलत तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है भाई, देखो, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, अनुबंधित मतलब किसी चीज से रिलेटेड कौशल, तो इस पर बल देता है। क्या इन्होंने अनुबंधन की कोई बात करी थी, नहीं करी थी इन्होंने, तो ये चीज हमारी गलत है। सामान्य बुद्धि पर, तो इन्होंने बिल्कुल ही सामान्य बुद्धि को बिल्कुल गलत माना। इन्होंने कहा सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तो इस पर बल तो वो बिल्कुल नहीं देंगे भाई, तो इन्होंने गलत बोला इस चीज को। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, भाई सामान्य योग्यताओं की ये बात कैसे कर सकते हैं, जब इन्होंने कहा 8 प्रकार के होते हैं, तो सभी में 8 प्रकार की अलग अलग चीजें होंगी। हो सकता है किसी में 2 प्रकार की बुद्धियां हो, किसी में 4 प्रकार की बुद्धियां हो, किसी में 8 प्रकार की बुद्धियां हो, तो ये सभी को समान कैसे कर सकते हैं। सामान्य योग्यताओं की बात ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, यही चीज बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। विलक्षण योग्यताओं की बात ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को म्यूजिक पसंद है, तो उसकी म्यूजिक में बहुत ज्यादा विलक्षण योग्यता है उसके अंदर, है ना। कोई एथलीट बहुत अच्छा है ना, तो उसमें शारीरिक गतिक चीज बहुत अच्छी है, तो विलक्षण योग्यताओं की इन्होंने बात करी थी, है ना। चलिए ये चीज हो गई हमारी, मतलब किसी एक व्यक्ति में 1 प्रकार की, 2 प्रकार की या 8 प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, तो यानी कि वो बहुत ही विलक्षण योग्यता वाला व्यक्ति होगा। क्लियर है ये चीज, तो इस पर उन्होंने फोकस किया था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो कौन सा समर्थन करता है यहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। कुछ समझ में आया, मतलब आपके एक मस्तिष्क में केवल एक भाग में चोट लगी हो या तो आपकी केवल एक प्रकार की बुद्धि ही खत्म होगी, बाकी वैसी ही रहेंगी, बाकी बिल्कुल सही काम करेंगे। क्या ऐसा है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन और ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इसको। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो क्या इन्होंने कभी विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारात्मक की बात करी, नहीं करी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक, विभिन्न विधियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं या फिर किसी चीज की विधियां हैं, पदानुक्रमात्मक मतलब हेरारिकल हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे करके, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्रम का भी कोई जिक्र नहीं किया है कि या ऐसा ही क्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने कहा। ठीक, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी यहाँ पे। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। विशिष्ट नवाचार का मतलब, जब आप प्रारूप का निर्माण कर रहे हो तो केवल एक ही पैटर्न, एक विशिष्ट मतलब केवल एक ही पैटर्न को आप फॉलो करोगे, एक ही प्रारूप का आप एक ही नवाचार को सिद्धांत का पालन करोगे, नहीं करोगे आप। ये चीज गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज गलत है। क्यों? क्योंकि भाई 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, तो सभी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, किसी एक चीज को लेके आप काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं केवल एक चीज को आपने पकड़ा और उस पर प्रारूप परा बना दिया, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। बचा क्या? पहला। अब इसको थोड़ा समझते हैं। भाई इन्होंने क्या कहा था, 8 प्रकार की बुद्धियां हैं,
ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके मस्तिष्क में कोई भी क्षति होती है तो केवल एक प्रकार की बुद्धि आपकी गायब होगी, बाकी जो प्रकार की बुद्धियां हैं, मान लो किसी को म्यूजिक भी पसंद है और प्रकृति से भी प्रेम है, तो हो सकता है कि उसको माइंड में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो म्यूजिक भले ही पसंद नहीं आएगा, तो जब म्यूजिक से उसका रिलेशन खत्म हो जाए, लेकिन तब भी फिर भी उसको प्रकृति से प्रेम ऐसा ही रहेगा, प्रकृति के लिए वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आया समझ में? अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सभी आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है उस पर हमें टिक लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो नहीं वाला ऑप्शन होता है ना, नहीं जब पूछ लेता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यह शोध आधारित नहीं है, तो क्या ये शोध आधारित नहीं है? गलत है ये चीज़ भाई, बिल्कुल शोध करके इन्होंने ये चीज़ दी है, ऐसे ही नहीं दी। ठीक, तो यहाँ पे जो आलोचना है ये पूरी तरह से गलत आलोचना करेगी, ये संबंधित इससे नहीं है। ठीक, बी ऑप्शन की बात करते हैं, विभिन्न विधियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ठीक है भाई, 8 प्रकार की बुद्धियां हैं तो भिन्न प्रकार की जो पद्धति है या उसकी विधि है उसको मांग कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे आलोचना की बात नहीं है। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, कोई किसी भी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि हो सकती है, 2 प्रकार की बुद्धियां भी एक साथ हो सकती हैं, 8 प्रकार की बुद्धियां भी एक ही व्यक्ति में समान रूप से या अलग अलग रूप में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करेगा, अलग अलग क्षेत्र में भी प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची की अगर बात करें तो भाई वो राइटर भी थे, पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, है ना, तो बहुत सी चीज़ें एक साथ थी उनमें। तो ये चीज़ नहीं कर सकते कि भाई एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होगी। ठीक, यही पे यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये संबंधित यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही कहा गया है और इस पर आलोचना भी करी गई है कि भाई इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, क्योंकि ये अनुभव से इसका कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, ये चीज़ कही गई थी। लेकिन हमें क्या पूछा है भाई, जिसका संबंध नहीं हो, ऐसी आलोचना में लिखनी है जिसका संबंध नहीं है, तो इसका संबंध तो है। ठीक है, तो हम इसको टिक नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। समझ में आया चीज़? यही पे बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? भाई सिद्धांत को वैध नहीं मानना है, क्यों नहीं मान सकते, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। पहला ऑप्शन देखिए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्या मतलब समझ रहे हो? इसलिए वैध नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भाई 8 प्रकार की बुद्धियां हैं और सभी के लिए भिन्न प्रकार का मापन संभव नहीं है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, अगर मापन संभव नहीं है तो हम उस चीज़ को वैध कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो मे भी यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हम इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व तो नहीं देता है, ये चीज़ गलत है भाई, इन्होंने सभी को समान महत्व दिया है। ठीक है, यह केवल अब्राहम मैस्लो की जीवन भर की सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, अब्राहम मैस्लो की इन्होंने कोई बात ही नहीं करी है ना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पे। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, भाई बिल्कुल सही बात है, अनुकूल तो नहीं है, ये चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। लेकिन क्या इसकी वजह से इसको हम वैध नहीं मानेंगे? ये चीज़ नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्योंकि 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, सभी को मापने के लिए हमारे पास परीक्षण ही नहीं है। अब जब परीक्षण नहीं है तो हम पूरी तरह से इसको वैध कैसे मान सकते हैं? ठीक, तो ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी, पहला ऑप्शन। देखो कितना टफ क्वेश्चन है यार, थोड़े थोड़े समझने लायक है। 10th क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं, क्या करोगे? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतरावैयक्तिक, किस में बनोगे? अंतःवैयक्तिक व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के बारे में ध्यान दे, है ना, दूसरों के बारे में अच्छे समझ, दूसरे के व्यवहार को, दूसरे की भावनाओं को, उसकी अभिप्रेरणा को, एटीट्यूड को समझ जाता है, वो अंतःवैयक्तिक होता है। भाषिक वाला मैं बता चुका हूँ। गतिक में क्या आएगा? जो गति से रिलेटेड जो चीज़ें कर सकता है ना, शारीरिक गतिक में आया था। तो यहाँ पे एयरफोर्स पायलट जो होता है वो
गद्यिक वाले में आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अंतराव्यक्ति क्या होता है? जो खुद की बात करे। दोनों में डिफरेंस देखिए, अंतः और अंतरा, या फिर इसको अंतर्व्यक्ति भी बोल देते हैं। ठीक, तो अंतर्व्यक्ति वो होता है जो खुद की बात करे, सेल्फ की बात करे, है ना। जैसे कि इसमें दार्शनिक लोग आ जाते हैं, या फिर धर्म के नेता जो होते हैं, धार्मिक नेता आ जाते हैं। ठीक है, जो अपने मन की शांति के लिए सोच विचार करता रहता है, उसमें अंतर्व्यक्ति आ जाते हैं। समझ में आ गई ये सब चीज़ें? तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल का नाम आप लोग को पता ही होगा, टीचरीफाई है, TEACHERIFI। तो भाई सब्सक्राइब करो, जब कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को अगर पूरी तरह से देखा है, ढंग से समझ में आया है तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट तो वो भी देख के तभी कंप्लीट करिए। बाकी 10 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तो ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए बस। ठीक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।